हिंदी जेआरएफ मास्टर की ओर से आप सभी को सुप्रभात। मैं विकास कुमार यादव यूजीसी नेट जेआरएफ का जो हमारा यूनिट 7 है कहानी, इसके फ्री बैच में हम टोटल इसका 21 कहानी पढ़ेंगे और इस क्रम में आज हम पढ़ेंगे राही, जो 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। और इसमें हम मुख्य रूप से लेखक का परिचय, मूल कहानी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आलोचक के कथन आदि को देखते हैं, पढ़ते हैं। और ये हमारा बैच कौन सा है? तो जो दिसंबर 2025 में होने वाला है उससे जुड़ा हुआ ये बैच है। ये रहा हमारा टाइम टेबल। टाइम टेबल में हम क्या है, अभी तक हमने 10 कहानियों को पढ़ लिया है। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो इन 10 कहानियों को जाकर आप जरूर देखें। आज हम पढ़ेंगे राही। और इसमें देखिए, एक टोकरी भर मिट्टी, और ये प्रकाशन वर्ष के आधार पे है। जो ये हमारा है ना, ये प्रकाशन वर्ष के आधार पे है। इसमें एक टोकरी भर मिट्टी, चंद्रदेव से मेरी बातें, ये सब है। ठीक। और आज हम पढ़ेंगे क्या? राही। राही हमारा 11 नंबर का कहानी है और आज है 9 सितंबर 1925। यही हमारा टाइम टेबल है। हर दिन एक कहानी पढ़ी जाएगी और 19/9/2025 तक में ये पूरा 21 कहानी को ख़त्म कर दिया जाएगा पढ़ करके। इसीलिए आप रेगुलर बने रहें, रेगुलर वीडियोस को देखते रहें। और इसमें जो सबसे बड़ा कहानी है ना, वो है कहानी नंबर 14, 14। और देखिए, इसमें लेखक लेखक कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस कहानी की रचना की है। ये कौन थी? महिला थी। तो ये लेखिका होगा यहाँ पर। फिर प्रकाशन इसका कब हुआ था? तो 1947 ईस्वी में इस कहानी को प्रकाशित किया गया था। कहानी संग्रह क्या है? तो सीधे साधे चित्र का कहानी संग्रह में इसको प्रकाशित किया गया था। उसके बाद अब लेखिका का परिचय हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान इस लेखिका का नाम था। प्रकाशन तो हमने देख ही लिया, 1947 में। पत्रिका कौन सी थी? हंस हंस पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी। और कहानी संग्रह कौन सा था? तो सीधे साधे चित्र। और सीधे साधे चित्र में कितनी कहानियां हैं? तो कुल 14 कहानियां हैं। ठीक है, सीधे साधे चित्र में कितनी कहानियां हैं? 14। और इसकी शैली कैसी है, मतलब किस शैली में इस कहानी को लिखा गया है? तो ये लिखा गया है आत्मकथात्मक और संवादात्मक शैली में। मतलब कि संवाद होता है। एक होती है, दोनों जेल के अंदर होते हैं। ठीक है, इसमें दो प्रमुख पात्र हैं, दोनों जेल के अंदर होते हैं और जेल के अंदर ही दोनों एक दूसरे से संवाद करते हैं। और उसमें एक अपनी आत्मकथा को भी बताती है। तो इसीलिए ये आत्मकथात्मक और संवादात्मक, ये दो शैलियों में लिखी गई कहानी है। अब लेखिका का परिचय क्या है? तो लेखिका का जन्म कब हुआ? तो 6 अगस्त 1904 में सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। सुभद्रा कुमारी चौहान ने लगभग 88 कविताएं और 46 कहानियां लिखी हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान ने, ये आपको थोड़ा सा फैक्ट याद रखना है, 1912 का जबलपुर का झंडा सत्याग्रह, कौन सा सत्याग्रह? झंडा सत्याग्रह देश का पहला सत्याग्रह था और सुभद्रा कुमारी चौहान इसमें शामिल हुई पहली महिला सत्याग्रही थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है थोड़ा। क्या हो जा रहा? फंस गया। और सुभद्रा कुमारी चौहान, आप, ये इसमें भी आती है। इसमें छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में भी सुभद्रा कुमारी चौहान का जिक्र आता है। कौन कौन है छायावाद के प्रमुख स्तंभ? तो एक है जयशंकर प्रसाद जी, दूसरे निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। ये 4 हैं। ये वर्ड को क्या हो गया? एक सेकंड होल्ड।
झांसी की रानी वीरों का कैसा हो वसंत, यह कदम्ब के पेड़ और का पेड़ आदि उनकी सुप्रसिद्ध कविताएं हैं। यह कदम्ब का पेड़ आदि उनकी क्या है, सुप्रसिद्ध कविताएं हैं। इनमें यह कदम्ब का पेड़ आदि इनकी सुप्रसिद्ध कविताएं हैं। और इस कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, तो कहानी के प्रमुख पात्र हैं राही। ठीक है, कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, राही। मांगरोरी जाति की एक गरीब स्त्री होती है, ये कैदी होती है, ठीक है ना, ये मांगरोरी जाति की एक गरीब स्त्री होती है और कैदी होती है, इसको कैद में रखा गया। अनीता दूसरा पात्र कौन सा है, तो दूसरा पात्र है इसका अनीता। ठीक है, अनीता एक अमीर घराने की स्वतंत्रता सेनानी है। उसके बाद है गौण पात्र। गौण पात्र में क्या है, दो गौण पात्र होते हैं। एक होता है पति, ये राही का ही पति है, ठीक, जिसको पुलिस वाला मार देता है। और बच्चा जो राही का एक बच्चा होता है, वो इसका गौण पात्र है। ठीक, ये दो गौण पात्र होते हैं। यहाँ के बाद अब यहाँ से कहानी का मूल आरंभ होता है। ठीक, यहाँ तक आपने कहानी को समझ लिया। छोटे हमने अभी तक देख लिया लेखिका का परिचय, प्रमुख पात्र दो दो पात्र हैं इसके, राही और अनीता। राही कौन है, मांगरोरी जाति की एक गरीब स्त्री होती है, ये कैदी होती है। एक दूसरी पात्र है अनीता, ये अमीर घराने की स्वतंत्रता सेनानी है। अब यहाँ से कहानी का मूल पाठ शुरू है। ये पूछता है, अनीता पूछती है, तुम्हारा तेरा नाम क्या है, वो बताती है राही। पूछती है कि तेरा नाम क्या है, वो बताती है राही। ठीक, तुझे किस अपराध में सजा हुई, चोरी। चोरी की थी सरकार। चोरी, क्या चुराया था, नाज की गठरी, मतलब कि अनाज की गठरी वो चुराती है। कितना नाज था, मतलब कितना अनाज था, होगा 5-6 सेर। और सजा कितनी, कितने दिन की है, और सजा कितने दिन की हुई, साल भर की। तो तूने चोरी क्यों की, मजदूरी करती तब भी दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते। वो कहती है कि चोरी क्यों करना था, 5-6 शेर, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कितने शेर, तो 5-6 शेर अनाज वो चुराती है। बोलती है कि तो इतना तो तुम दिन भर में मजदूरी करके भी कमा लेती। तो वो कहती है कि हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मांगरोरी है। कौन सी जाति है उसकी, मांगरोरी जाति है वो, हम केवल मांगते हैं, खाते हैं। और भीख मिले तो, और भीख ना मिले तो, वो कहती है अनीता कि अगर भीख नहीं मिला तो, माँ ये कहती है कि हम सिर्फ मांग के खाते हैं। वो कहती है भीख अगर नहीं मिला तो फिर चोरी करते हैं। क्या करती है, तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा, बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी रही, पर कुछ न मिला। क्या हुआ, पर कुछ ना मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था, उसे देखकर मुझे अपने बच्चे की याद आ गई। वहीं पर किसी का नाज, मतलब कि अनाज की गठरी रखी थी, उसे लेकर भागी भागी ही थी कि पुलिस वाले ने पकड़ लिया। अनीता ने एक ठंडी सांस ली, बोली, फिर तूने कहा नहीं कि बच्चे भूखे थे, इसलिए चोरी की। संभव है इस बात से मजिस्ट्रेट कम सजा देता। फिर वो कहती है कि हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार, बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने कुछ नहीं सुना, राही ने कहा। और तेरे बच्चे किसके पास हैं, उनका बाप है, अनीता ने पूछा। अनीता पूछती है कि तुम्हारे बच्चे किसके पास हैं, उनका बाप है। तो राही कहती है, राही की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, उनका बाप मर गया सरकार। कहाँ मरा, तो जेल में उसे मारा था, और वहीं अस्पताल में वो मर गया। मतलब कि जो जेल में जब वो गया था, तो जेल में उसकी इतनी पिटाई कर दी कि वह उसकी मृत्यु हो गई। अब बच्चों का कोई नहीं है, तो तेरे बच्चे का बाप भी जेल में मरा, वह क्यों जेल आया था, अनीता ने प्रश्न किया। अनीता ने क्या किया,
अनीता ने प्रश्न किया। ठीक। उसे तो बिना कसूर के ही पकड़ लिए थे। सरकार, राही ने कहा कि ताड़ी पीने को गया था। दो चार दोस्त भाई उसके साथ थे। मेरे घर वाले को एक वक्त पुलिस वाले से झगड़ा हो गया था। उसी का बदला उसने लिया। 109 में उसका चालान करके साल भर की सजा दिलवा दी। ये याद रखना है, कितने में चालान किया? 109 में चालान किया। और कितने भर का सजा दिया? तो साल भर का सजा दिया उसको। ठीक। वहीं वह मर गया। अनीता ने एक दीर्घ निश्वास के साथ कहा, अच्छा जा अपना काम कर। राही चली गई। ये तो उन लोग के बीच का संवाद था। पहले वो पूछती है कि तुम कौन है, फिर वो बताती है कि मैं राही, फिर वो जेल आने का कारण बताती है, फिर वो ये भी बताती है कि उसके पति की मृत्यु भी जेल में ही हुई थी, पुलिस वाले के मारने के कारण। अब अनीता सत्याग्रह करके जेल आई है। अनीता क्या करके जेल आई है? तो सत्याग्रह। ये याद रखना है कि अनीता के जेल आने का कारण क्या था? तो सत्याग्रह करके अनीता जेल आई थी। पहले उसे बी क्लास, जेल में होता है ना, जैसे कि ट्रेन में होता है जनरल, फिर होता है स्लीपर, फिर थर्ड एसी, फिर सेकंड एसी, फिर उसके बाद फर्स्ट एसी। ये होता है ट्रेन का सिस्टम। ट्रेन एक ही होता है लेकिन उसमें क्लास अलग अलग होते हैं। ठीक है। अब जेल में भी होता है ए क्लास, बी क्लास, फिर उसके बाद ऐसे करके। तो ये सब जो क्लास होते हैं इसमें सुविधाएं ज़्यादा होती हैं ट्रेन में। ठीक है। तो वही ये बता रही है कि अनीता सत्याग्रह करके जेल आई थी। पहले उसे बी क्लास दिया गया था, फिर उसे घर वालों ने लिखा पढ़ी करके उसे ए क्लास दिलवा दिया। ठीक है, घर वालों ने उसको लिखा पढ़ी करके क्या किया कि ए क्लास दिलवा दिया। अनीता के सामने आज एक प्रश्न था। क्या था अनीता के सामने? आज एक प्रश्न था। वह सोच रही थी कि देश की दरिद्रता और इन निरीह गरीबों को के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। वह सोचती है कि राही जैसे गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हम भी परमात्मा की संतान हैं। वो यहाँ समानता की बात करती है। हम सभी तो परमात्मा की संतान हैं, एक ही देश के निवासी। कम से कम हम सबको खाने पहनने का तो समान अधिकार है ही। यहाँ ये समानता की बात कर रही है। फिर यह क्या बात है कि कुछ लोग तो बहुत आराम से रहते हैं और कुछ लोग पेट के अन्न के लिए चोरी करते हैं। उसके बाद विचारक की अदूरदर्शिता के कारण या सरकारी वकील के चातुर्यपूर्ण जिरह के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती हैं। उनके बच्चे भूखे मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक और तो यह कैदी है जो जेल आकर सचमुच जेल जीवन का कष्ट उठाती हैं, और दूसरी ओर हम लोग जो अपनी देशभक्ति और त्याग का ढिंढोरा पीटते हुए जेल आते हैं। हमें आम तौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले में अच्छा बर्ताव मिलता है। ठीक है, वो आम तौर पर दूसरे कैदियों के मुकाबले से उनको अच्छा बर्ताव मिलता है क्योंकि वो सत्याग्रह करके जेल आई हैं। ठीक, देशभक्ति का ढिंढोरा पीटते हुए वो जेल आते हैं। और फिर भी हमें संतोष नहीं होता। हम जेल आकर ए और बी क्लास के लिए झगड़ते हैं। किसके लिए? जेल आकर ए और बी क्लास के लिए झगड़ते हैं। जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं? जेल आकर भी वो कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं? जेल में कौन सा कष्ट रहता है सिवा इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व की सील लग जाता है। ये याद रखना है। यहाँ से कभी कभी एग्जाम में बीच का कोई पॉइंट उठा देता है और पूछ देता है, तो ये वाला इम्पोर्टेंट है कि हम जेल आकर ए और बी क्लास के लिए झगड़ते हैं। जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं? जेल में कौन सा कष्ट रहता है सिवा इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व की सील लग जाए? हम बड़े अभिमान से कहते हैं यह हमारी चौथी जेल यात्रा है। कितनी? चौथी जेल यात्रा है। यह हमारी पांचवी जेल यात्रा है। अभी मतलब बहुत गर्व से कहते हैं कि हम जेल होकर आए हैं, हमने देश के लिए बहुत बड़ा काम कर दिया। तो ये उस पर एक व्यंग है ये।
और अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुना सुना कर आत्मगौरव अनुभव करते हैं। तात्पर्य यह कि हम जितने बार जेल जा चुके होते हैं, उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरों से ऊपर उठते जाते हैं। और इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस को राजकीय सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानिक संस्थाओं के मेंबर और क्या-क्या हो जाते हैं। यहाँ पर यही बात कही गई है। उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति की ओर, जैसे जितना बार वो जेल जाते हैं उतनी सीढ़ी देशभक्ति और त्याग से दूसरे से ऊपर उठते जाते हैं। और जब वो जेल से छूटते हैं तो कांग्रेस में राजकीय सत्ता उनको मिल जाती है। ठीक है। मिनिस्टर, स्थानिक संस्थाओं के मेंबर और पता नहीं क्या-क्या हो जाते हैं। अनीता सोच रही थी कि कल तक जो खद्दर भी नहीं पहनते थे, ये एग्जाम में पूछा है कि ये किस कहानी से लिया गया है। ठीक है, किस कहानी में की पंक्तियां हैं ये। कल तक जो खद्दर भी ना पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस के भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे, कहाँ यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में यह देशभक्ति है या सत्ता भक्ति? ये जो है ना, ये एग्जाम में अभी तक 2 बार पूछ लिया है। कल तक जो खद्दर नहीं पहनते थे, ये वाला पंक्ति। आगे, अनीता के विचारों का तांता लगा हुआ था। वह दार्शनिक हो रही थी। उसे अनुभव हुआ जैसे कोई भीतर ही भीतर उसे काट रहा है। ठीक है। अनीता की विचारावली अनीता को ही खाए जा रही थी। मतलब अनीता जो सोच रही है वो उसको भीतर ही भीतर खाए जा रही है। उसे बार बार यह लग रहा था कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं वरन मजाक है। ठीक है। ये किसका कथन है? ये तो लेखिका का कथन है। ठीक है। ये अनीता के विषय में। अनीता को बार बार ऐसा लग रहा था, वो ओवर थिंक कर रही थी और उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं वरन मजाक है। उसे आत्मग्लानि हुई और साथ ही साथ आत्मानुभूति भी। अनीता की आत्मा बोल उठी, वास्तव में सच्ची देशभक्ति गरीबों के कष्ट निवारण में है। ठीक है, वास्तव में सच्ची देशभक्ति क्या है? गरीबों के कष्ट निवारण में। ये कोई दूसरे नहीं, हमारी ही भारत माता के संतान हैं। गरीबों के बारे में यहाँ बताया जा रहा। इन हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहनों की यदि हम कुछ भी सेवा कर सकें, थोड़ा भी कष्ट निवारण कर सकें, तो सचमुच हमने अपने देश की कुछ सेवा की। मतलब कि यहाँ गरीबों की सेवा को ही देश की सेवा माना गया है उनकी तरफ से। हमारा वास्तविक देश तो देहातों में ही है। किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास ना घर ना द्वार। अशिक्षा और अज्ञान का इतना गहरा पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की दीक्षा देती है। मतलब इतना अशिक्षा, इतनी गरीबी है कि जैसे ही वो होश संभालते हैं तो माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की दीक्षा देती है। और उनका यह विश्वास है कि चोरी करना और भीख मांगना ही उनका काम है। इससे अच्छा जीवन बिताने की वह कल्पना ही नहीं कर सकते। इससे अच्छा जीवन बिताने की वह कल्पना ही नहीं कर सकते। आज यहाँ डेरा डाल के रहे तो कल दूसरी जगह चोरी की। बचे तो बचे, नहीं तो फिर साल 2 साल के लिए जेल। अगर भूख लगी है तो आज यहाँ डेरा डाले, कल दूसरी जगह चोरी की, और बचा तो बचा, नहीं तो साल 2 साल के लिए जेल। क्या मानव जीवन का यही लक्ष्य है? लक्ष्य है भी अथवा नहीं, लेखिका यह सोचती है। अन- अनिता यह सोचती, यदि नहीं है तो विचारादर्श की उच्च सतह पर टिके हुए हमारे जन नायकों और युग पुरुषों की हमें क्या आवश्यकता? इतिहास, धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता, पर जीवन का लक्ष्य है, अवश्य है। संसार की मृग मरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। सतह के ऊपर तक पहुँच पाने वाली
कुछ कुछ एक महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है। यहाँ पर मानव के भटकाव के बारे में बताया गया है। कर्तव्य का उसे ध्यान नहीं, सत्यासत्य की समझ नहीं, अन्यथा मानवीयता से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है। यहाँ मानवता के धर्म को सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस कहानी के माध्यम से बता स्थापित करने का बताने का प्रयास किया कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। आप मानव की सेवा कीजिए। पतित मानवता को जीवन दान देने की अपेक्षा भी कोई महत्तर पुण्य है। ठीक है, पुण्य किसको माना है, मानी है इन्होंने पतित मानव और को जीवन दान देने की अपेक्षा भी कोई महत्व पुण्य है। राही जैसी भोली भाली किंतु गुमराह आत्माओं के कल्याण की साधना जीवन की साधना होनी चाहिए। यहाँ कह रही है राही जैसी भोली भाली किंतु गुमराह आत्माओं के कल्याण की साधना जीवन की साधना होनी चाहिए। सत्याग्रही की यही प्रार्थना सत्याग्रही की यही प्रथम प्रतिज्ञा क्यों ना हो, देशभक्ति का यही मापदंड क्यों ना बने। अनीता दिन भर इतनी विचारों में डूबी रही अनीता दिन भर इतनी विचारों में डूबी रही शाम को भी वह इसी प्रकार कुछ सोचते सोचते सो गई। ठीक है, रात में उसने सपना देखा, वो सपना देख रही है रात में। ठीक है, यहाँ तक तो वो अपनी आत्मग्लानि में सोचते सोचते वह सो गई है। अब वह सपना देख रही है। रात में उसने सपना देखा कि जेल से छूटकर वह इन्हीं मांगरोरी लोगों के गांव में पहुंच गई है। ठीक है, वो सपना देख रही है कि वो मांगरोरी लोगों के गांव में पहुंच गई। मांगरोरी कौन, जो जेल में आई थी उसकी जाति क्या थी, मांगरोरी, तो उन्हीं के गांव में ये पहुंच गई है। वहां उसने एक छोटा सा आश्रम खोल दिया है। उसी आश्रम में एक तरफ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और स्त्रियां सूत काटती हैं। ठीक है, वो आश्रम खोल दी है। आश्रम में एक तरफ छोटे छोटे बच्चे जो है पढ़ रहे हैं, स्त्रियां सूत काट रही है, दूसरी तरफ कपड़ा बुनते हैं और रुई धुनकते हैं। शाम को रोज उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़कर सुनाई जाती हैं। शाम को रोज उन्हें क्या की जाती है, तो धार्मिक पुस्तकें पढ़कर सुनाई जाती हैं। देश में कहाँ क्या हो रहा है यह सरल भाषा में समझाया जाता है। वहीं भीख मांगने और चोरी करने वाले आदर्श ग्रामवासी हो चले हैं। रहने के लिए उन्होंने छोटे छोटे घर बना लिए हैं। राही के अनाथ बच्चों को अनीता अपने साथ रखने लगी है। अनीता यही सुख स्वप्न देख रही थी। रात में वह देर से सोई थी। सुबह 7 बजे तक उसकी नींद न खुल पाई। अचानक स्त्री जेलर ने जगा दिया। क्या हुआ, अचानक स्त्री जेलर ने जगा दिया और बोली, आप घर जाने के लिए तैयार हो जाइए। आपके पिता बीमार हैं, आप बिना शर्त छोड़ी जा रही हैं। ठीक है, वो बोलती है कि आपके पिता बीमार है, आप बिना शर्त छोड़ी जा रही हैं। जेलर आती है, कितने बजे आती है, तो सुबह 7 बजे। इस बात को दिमाग में रखना है कि जेलर सुबह 7 बजे आती है। मतलब कि 7 बजे तक उसकी नींद नहीं खुलती है अनीता की। ठीक है, अचानक से स्त्री जेलर ने उसको जगा दिया। ठीक, और वो कहती है कि तुम्हारा जाने का समय आ गया है, तुम्हारा पिता बीमार है, बिना शर्त तुमको छोड़ा जाता है। अनीता अपने स्वप्न को सच्चाई में परिवर्तित करने की एक मधुर कल्पना लेकर घर चली गई। ठीक है ना, वो अपना संकल्प लेती है कि मैंने जो स्वप्न देखा है, जाकर मंगरूरी के गांवों में हम आश्रम खोलेंगे, गरीबों के लिए सहायता करेंगे। तो उस वो संकल्प लेकर वो जेल से बाहर चली जाती है। यही कहानी का मूल है। ठीक है, अब कहानी का मूल आपको समझ में आया। दो होते हैं, दो पात्र हैं प्रमुख, एक है राही, दूसरी है अनीता। ठीक है ना, अनीता, राही गरीब होती है। ठीक है, उसके बाद ये होती है स्वतंत्रता सेनानी। ये और ये इन दोनों के बीच में संवाद होता है। अंत में जो निकलता है वो अनीता एक मधुर संकल्प लेकर वहां से निकलती है कि मैं इन राही जैसे गरीब लोगों की मदद के लिए अपना कार्य करूंगी। ठीक है, और इसमें किस पर व्यंग्य किया गया है,
स्वतंत्रता सेनानियों पर व्यंग्य किया गया है अनीता के माध्यम से कि स्वतंत्रता सेनानी मतलब कि वो जो ढोंगी स्वतंत्रता सेनानी पर तो नहीं कहेंगे, वो जो एक कुछ लोग होते हैं ना जो मौके का फ़ायदा उठाते हैं, सत्ता का फ़ायदा उठाते हैं, झूठ-मूठ का। जैसे वर्तमान समय में अगर आप देखिएगा तो अधिकतर नेता जो हैं वो एक्टिंग ही सिर्फ़ करते हैं कि हम जनता का भलाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं और करते कुछ नहीं। यही यहाँ पर इसी बात पर व्यंग्य किया गया है। ठीक है, उस समय भी ऐसा ही था। वो सत्ता हासिल करने के लिए जेल आते थे और ये दिखाते थे कि हम बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी हैं। कुछ लोग ऐसे होते थे उस समय। यहाँ पर अब आलोचक का कथन देखिए। आलोचक गोपाल राय जी ने कहा है कि राही स्वाधीनता आंदोलन पर आधारित एक विचार प्रधान कहानी है। इसमें उन देशभक्तों का पर्दाफाश किया गया है जो वस्तुतः सत्ता भक्त हैं और उसी के लिए राष्ट्र आंदोलन में भाग लेते और जेल में आकर ऊंचे क्लासों के लिए झगड़ते हैं। संवेदना का कोई क्षण इसमें नहीं है, पर आंदोलन का एक अवांछित यथार्थ जरूरी सामने आता है। ठीक है। और मुक्ति बोध क्या करते हैं, सुभद्रा ये कहते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान नारी के रूप में ही रहकर साधारण नारी की आकांक्षाओं और भावों को व्यक्त करती है। ठीक, बहन, माता, पत्नी के साथ साथ एक सच्ची देश से की मतलब कि सेविका यहाँ पर होगा के भाव उन्होंने व्यक्त किए। उनकी शैली में वही स्पष्टता है जो उनके जीवन में है, ये मुक्ति बोध जी कहते हैं। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या है तो देखिए। राही कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1946, 1945, 1947 और 1948। तो राही कहानी कब प्रकाशित हुई तो 1947। मतलब कि इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ। ठीक, जब देश स्वतंत्र हुआ तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने गरीबी, ठीक है, उसके बाद कुछ ढोंगी जो सत्ता के लिए देशभक्ति का नाटक करते हैं, वो उसके माध्यम से गरीबों उस पर व्यंग करते हुए गरीबों की मदद करने के मकसद से एक कहानी की रचना की। ठीक है। अब राही कहानी किस कहानी संग्रह में संग्रहित है तो 4 ऑप्शन दिया गया है। बताइए किस कहानी संग्रह में है ये संग्रहित है। तो ये सीधे साधे चित्र या फिर हंस या फिर पहला पाठ या फिर वातायन किसमें है। अगर आपने वीडियो शुरुआत से देखा होगा तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं, कमेंट करके आप बताइएगा। ठीक है। राही के पति की मृत्यु कैसे हुई थी तो ऊंचाई से गिरने से के कारण, जेल में पुलिस की पिटाई के कारण, आत्महत्या, प्राकृतिक कारण, ये बताइए। चलिए इसको तो हम बता देते हैं, जेल में पुलिस की पिटाई के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। यानी ये इसका हो गया। यहाँ पर राही से जुड़ी लगभग हमने मूल देख लिया। ठीक है। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए, हमने विद्वानों के कथन देख लिए। ठीक है। हमने पात्र देख लिए पर प्रमुख पात्र। ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लिए। तो अब इसको आपको पढ़ना है, अच्छे से तैयारी करेंगे और डेली हमारा एक वीडियो आएगा सुबह 10 बजे कहानी से जुड़ा हुआ, और शाम में 8 बजे आएगा रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। शुक्ल जी की पुस्तक का 5 पेज पर डे। आप रेगुलर अपना तैयारी करते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो आपको बनाना ही है। ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए